यस। प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपको ह्यूमन सिस्टम के बारे में शिक्षण बिंदु प्रदान कर रहा हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घर बैठे शिक्षा का लाभ उठाएं। इसलिए ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपके लिए घर बैठे सुविधा उपलब्ध करा रहा है। धन्यवाद। देखिए, ह्यूमन सिस्टम में मैं आपको छोटी आंत के बारे में बता रहा हूं। इससे पहले तक मैं आपको ग्रसनी, दांत आदि के बारे में बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम डायग्राम लेते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का चित्र बनाता हूं मैं आपके सामने, और छोटी आंत का चित्र बनाते हुए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत का मैं आपको चित्र बनाता हूं। आगे से चित्र बनाने से कोई फायदा नहीं, अपन यहीं से बना देते हैं छोटी आंत का चित्र। ये जैसे मान लीजिए हमारी ग्रसनी आ गई, ये यहां हमारा आमाशय, और ये हमारा आमाशय ढकता हुआ, ये हमारा हो गया लीवर। ये हमारा हो गया लीवर, और लीवर में ये हमारा है ये हमारा पित्ताशय हो गया। पित्ताशय के बिल्कुल यहाँ नीचे ये हमारा पैनक्रियाज, ये हमारा हो गया पैनक्रियाज, ये हमारा पैनक्रियाज, इसको हम क्या कहते हैं, अग्नाशय भी कहते हैं। और इसके बाद में यहां से हमारी शुरू हो रही है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये अंतनाल हो गया, ये परिशिष्ट हो गई। यहां से आकर के हमारी छोटी आंत जुड़ती है, तो ये हो गई बड़ी आंत। बड़ी आंत में ये यहां से हमारा सिस्टम जा रहा है, ये सिग्मा का, ये हमारा मलाशय हो गया, और ये हो गई हमारी बड़ी आंत। ये हमारी बड़ी आंत हो गई है। बड़ी आंत के साथ ही ये यहां से आकर के हमारा छोटी आंत का हिस्सा शुरू होता है, और यहां से कुंडली 7 मीटर के लगभग ये हमारी छोटी आंत होती है, जो कुंडलित अवस्था में। ये हो गई, और ये यहाँ से ये छोटी, ये आकर इसको अनुमान करते हैं। अब मैं इसको नामांकित कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि हम इतना ही डाइजेस्टिव सिस्टम लेंगे। ये तो हो गया हमारा मलद्वार, ये हमारा हो गया मलद्वार। ये हो गया हमारा सिग्मा का मलाशय। इसके बाद में ये हो गया हमारा आमाशय, ये हो गई हमारी बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में भी, बड़ी आंत के भी 3 हिस्से हो गए। जैसे ये आरोही बड़ी आंत है, इसको कहते हैं आरोही की बड़ी आंत। ये तो हो गई आरोही बड़ी आंत। ये अनुप्रस्थ बड़ी आंत है। कौन सी है? अनुप्रस्थ। यहां हमारा प्लीहा पाया जाएगा, तो प्लीहा को मैं यहां बना देता हूं। जैसे ये
ये हमारा है प्लीहा। ये प्लीहा हो गया, ये अनुप्रस्थ बड़ी आंत हो गई, ये आरोही बड़ी आंत हो गई, ये हो गई अवरोही, ये है अवरोही बड़ी आंत। ये अवरोही बड़ी आंत हो गई। अवरोही बड़ी आंत के बाद ये है हमारी छोटी आंत। कौन सी आंत है? छोटी आंत। और छोटी आंत के ठीक से एक तो यहाँ का जो अंधनाल है, ये इसको बोलते हैं अंधनाल। ये अंधनाल हो गया। ये हो गई हमारी क्रमीरूपी परिशेषिका। क्रमीरूपी परिशेषिका, ये हमारी क्रमीरूपी परिशेषिका हो गई। ये अंधनाल हो गया या बड़ी आंत हो गई। ये हमारा यकृत है, ये हमारी ग्रासनाल है। यहां से आगे आगे आमाशय हो गया। ये हमारा पित्ताशय है, ये हमारा है पित्ताशय। और ये हो गई पित्त नलिका। ये यकृत हो गया हमारा। ये 1 से 3 लीटर तक भोजन को धारण करता है। आपको अब समझ में आ गया। ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का छोटी आंत वाला भाग बता रहा हूं मैं आपको। अब आप छोटी आंत पे आ जाइए। आमाशय के बाद हम कहां चलेंगे? छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। यहां से लिखना शुरू करेंगे। देखिएगा, छोटी आंत, छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है छोटी आंत। और क्या क्या करता है? देखिए, जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से होता है, जो इस भाग को कहते हैं जठर निर्गमी भाग। क्या नाम है इसका? जठर निर्गमी भाग। इस भाग का नाम है जठर निर्गमी। जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से प्रारंभ होता है। जठर निर्गमी भाग से प्रारंभ होइए। यहां देखो, यहां से देखिए, ये जठर निर्गमी भाग है। यहां से ये जठरागम भाग, यहां से ये चल रहा है, ये जठरागम हो गया, ये जठर निर्गमी भाग हो गया। और ये इसका कौन सा भाग हो गया? मध्य भाग, जो दोनों के मध्य में पाया जा रहा है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम, आपने देखा होगा तो आमाशय का जो कॉर्डियक भाग है जठरागम, और ये फंडिस भाग है, ये फंडिस, ये आगम, ये निर्गम और ये फंडिस, ये 3 भाग हो गए। 3 भाग में से यहां से चालू कर रहे हैं छोटी आंत में, क्योंकि ये छोटी आंत से आकर के जुड़ गया है। देखिए, ये 7 से 8 मीटर लंबी तक होती है, 7 मीटर लगभग। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर, 7 मीटर के लगभग होती है। तो ये कहां से? जठर निर्गमी भाग से प्रारंभ होकर के और कहां तक जाएंगे? देखिए, यहां तक आएंगे, अंधनाल में आकर के जुड़ती है। जहां से बड़ी आंत प्रारंभ होती है ना, उस जगह पर आकर के जुड़ जाती है, शुरू होकर के बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। बड़ी आंत पर प्रारंभ होती है। कहां से कहां पर प्रारंभ होती है? बड़ी आंत पे आकर के, और ये वहां तक रुक जाती है। बड़ी आंत पर आकर रुक जाती है। हो गई बड़ी आंत पर आकर के समाप्ति। अब आगे का देखिए, बड़ी आंत पर आकर के पूर्ण हो जाती है। औसत लंबाई लगभग 7 मीटर होती है, तथा इसकी औसत लंबाई, इसकी औसत लंबाई
लगभग 7 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 7 मीटर इसकी औसत लंबाई। अब 7 मीटर इस अंग के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन। प्रमुख विशेषता क्या है? इस अंग के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण का कार्य होता है। सबसे अधिक अगर भोजन का पाचन और अवशोषण का काम करता है तो हमारी छोटी आंत का, तो इसलिए इसको ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कहते हैं। पाचन एवं अवशोषण का कार्य किया जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? जेजुनम, डोडिनम और इलियम। कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से? जेजुनम, डोडिनम और इलियम। मैं अब आपको तीनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अपने यहाँ छोटी आंत को 3 भागों में लिखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आप देखें, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, सबसे पहले वाला भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। अग्रक्षुद्रांत और क्षुद्र। सबसे पहले ग्रहणी, नंबर 2 अग्र क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत हो गया, और नंबर 3 क्षुद्रांत। ये 3 भाग हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्रहणी के बारे में बताता हूं। आमाशय से ये जुड़ा हुआ भाग है। आमाशय से जुड़ा हुआ ये भाग ग्रहणी कहलाता है। ये भाग हो गया ग्रहणी, और ये आपके क्षुद्रांत कहलाएगा, और ये क्षुद्रांत कहलाता है। देखिए, तीनों के बारे में बताता हूं। यहां ये जो मध्य भाग है आंत का, इसको हम कहते हैं अग्र क्षुद्रांत। इसका नाम हो गया अग्र क्षुद्रांत, और ये हो गई क्षुद्रांत। इस तरह से ग्रहिणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, जिसको हम बोलते हैं डोडिनम, इसके बाद जेजुनम और इलियम। 3 भाग होते हैं इसके, डोडिनम, जेजुनम और इलियम। कितने भाग होते हैं? 3। डोडिनम, जेजुनम और इलियम, 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्रहणी के बारे में। सबसे पहले ग्रहणी को नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ग्रहणी। ग्रहणी में नोट करने पर आपके सामने आ रहा है कि आमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग, आमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग
जो भोजन के रासायनिक पाचन रासायनिक पाचन के लिए यानी जटिलतम अणुओं को सरलतम अणुओं में तोड़ने का काम यहां से ही प्रारंभ हो जाता है। जो सबसे छोटा भाग है आमाशय से जुड़ा हुआ होता है और एंजाइमों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाचन के लिए, रासायनिक पाचन के लिए एंजाइमों का निर्माण कर पाचन क्रिया को प्रभावी बनाता है। आ गया हूं आपके सामने, दोबारा एक बार देख लो। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले यहां डोडिनम होता है, जिसको हम ग्रेनी कहते हैं। ये जेजुनम होता है, इसको अग्रसूत्रांत कहते हैं। ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। और उसके बाद में इलियम होता है, जहां से आकर के बड़ी आंत से छोटी आंत जुड़ती है। अंधनाल के जस्ट जहां पर कृमि रूपी हमारी परिशेषिका पाई जाती है, वहां से आकर के ये भाग जुड़ता है। इसके पश्चात भोजन बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो मैं अब आपको छोटी आंत की ग्रहणी के बारे में मैं लिखवा चुका हूं कि ग्रहणी क्या है। आमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है, जो भोजन के रासायनिक पाचन के लिए एंजाइमों का क्या करता है, एंजाइमों का निर्माण कर पाचन क्रिया को प्रभावी बनाता है। इसके बाद अब आप आ जाइए छोटी आंत का अग्रछुद्रांत वाला भाग, जिसको हम जेजुनम कहते हैं। अग्रछुद्रांत, जिसको हम दूसरे नाम से, किसने नाम से जानते हैं, जेजुनम के नाम से भी जानते हैं। देखिए जैसे अग्रछुद्रांत, अग्रछुद्रांत के नाम से यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। यह छोटी आंत का कौन सा भाग होता है, ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। और ग्रहणी में जो पचित भोजन होता है, यहां ग्रहणी में पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। पचित भोजन का क्या किया जाता है, यहां पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अवशोषण का कार्य प्रमुख रूप से एक विशेष प्रकार कोशिकाएं जिन्हें इस नाम से जानते हैं, जिन्हें हम आंत्र कोशिकाओं के कहते हैं। की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है।
रसांकुर होते हैं, छोटी आंत के अंदर अंगुलीनुमा प्रवर्त रसांकुर होते हैं जो आंत्र की भित्ति में लगे रहते हैं, दीवारों में लगे रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को अवशोषित करते रहते हैं, चूसते रहते हैं और भोजन क्रमाकुंचन की गति के द्वारा आगे बढ़ता रहता है। यहाँ से पाचित भोजन का अवशोषण यहाँ करके हो जाता है, यहाँ से बचा हुआ आगे यहाँ करके हो जाता है, बचा हुआ भोजन अब बड़ी आंत में प्रवेश करने लग जाता है। कौन सी बात आ गई? अब इलियम, अंतिम जो भाग है इसका, उस पर आ जाइए आप, इलियम भाग पर। तो देखिए इलियम भाग में अब आ गया नंबर आपका तीसरा। एक बार फिर देख लीजिए अगले सूत्रांत में क्या क्या होता है। ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है, यहाँ ग्रहणी में पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण का कार्य प्रमुख रूप से एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है जिन्हें हम आंत्र कोशिका कहते हैं। ठीक है, विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जिसको क्या कहते हैं? आंत्र कोशिका के नाम से जानते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब आप आ जाइए क्षुद्रांत जिसको हम इलियम कहते हैं। क्षुद्रांत क्षुद्रांत में देखिए ये छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में, यह है छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत्र में खुल जाता है। कौन सी जगह? यहां आकर अंधनाल के पास में आप देख रहे हो, यहां आकर के खुल जाता है। यह भाग उन पोषक तत्वों का विशेष रूप से पित्त, लवण और विटामिनों का अवशोषण करता है। यह भाग प्रमुख रूप से पित्त, लवण और विटामिनों का अवशोषण करने का कार्य करता है। और भोजन क्रमाकुंचन गति करता हुआ बड़ी आंत में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश कर जाता है? बड़ी आंत्र में प्रवेश कर जाता है। अब यहां आ गया अग्र सूत्रांत में जो अवशोषित नहीं होता उसको भी यहां लिया जाता है। अब आपके सामने आ गई बड़ी आंत। कौन सा भाग आ गया? बड़ी आंत। देखिए इसकी लंबाई 1.5 मीटर के समथिंग होती है, लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये रसांकुर होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रसांकुर होते हैं। यहां आकर के भोजन ठोस में बदलने लग जाता है और आंतों में धीरे धीरे खिसकता है। आंतों में क्या होता है? धीरे धीरे खिसकता है, यहां आकर के ठोस में बदलने लग जाता है। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब रसांकुर हैं जो उस ठोस में से जो बच गया, यानी क्षुद्रांत के अंदर जिसका अवशोषण नहीं हो पाया उस पचित भोजन का अवशोषण बड़ी आंत्र में होता है। और जो हम दवाइयां वगैरह उपयोग में लेते हैं उन दवाइयों का अवशोषण भी इसी आंत्र में आकर के होता है। ये अंगूठे की जितनी मोटाई वाली होती है, छोटी आंत से ज्यादा मोटाई वाली होती है
लगभग 1.5 मीटर की लंबाई इसकी होती है। तो देखिए, जैसे अब मैं आपको लिख रहा हूं बड़ी आंत। यहां बंद कर देते हैं इसको और इसकी जगह लिख देते हैं बड़ी आंत। पॉइंट चेंज हो गया आपका, अब आ गया बड़ी आंत। बड़ी आंत में देखिए क्या होता है। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ती है। क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ती है। क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ती है। और बड़ी आंत से जुड़ने के बाद क्या होता है? क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ जाती है जहां कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। क्षुद्रांत आगे चलकर बड़ी आंत से जुड़ जाती है। क्षुद्रांत आगे चलकर किससे जुड़ जाती है? क्षुद्रांत आगे चलकर के बड़ी आंत से जुड़ जाती है। और इस आंत के अंदर ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, इसमें ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो छोटी आंत में बिना अवशोषित रहे, छोटी आंत में अवशोषित न होने वाले भोजन का अवशोषण करने का काम करता है। बड़ी आंत के भोजन का अवशोषण करने का कार्य करते हैं और शेष बचे भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा से शेष बचे भोजन को किण्वन द्वारा पचाने का कार्य करते हैं। शेष बचे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। बड़ी आंत मुख्य रूप से खनिज लवण और जल का अवशोषण करती है। बड़ी आंत मुख्य रूप से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करते हैं। खनिज लवण और जल का क्या करती है? अवशोषण करती है तथा अपचित भोजन को मल द्वारा विसर्जित कर देती है।
तथा अपशिष्ट या शेष बचे हुए मलाशय एकत्रित करते हैं। कहाँ एकत्रित कर देती है? मलाशय में एकत्रित कर देती है। अब बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटेंगे। बड़ी आंत को 3 भागों में बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? देखिए कौन कौन से भाग। सीकम नंबर 1, दूसरा है जिसको हम कोलन कहते हैं, और तीसरा रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 भाग बड़ी आंत के। इसको सबसे पहले कहते हैं अर्धात्र या अंधनाल। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अंधनाल वाला भाग है जहां से छोटी आंत आकर के जुड़ती है। ये आपका मलद्वार मलाशय होगा, सीमाकार मलाशय, जहां यहाँ रेक्टम कहते हैं। ये रेक्टम भाग हो गया। ये हो गया कौन सा? सीकम। ये हो गया रेक्टम, और ये भाग कहलाता है कोलन। कोलन, रेक्टम और सीकम, 3 भागों में बड़ी आंत को बांटा गया है। इसको हम यहाँ आरोही बड़ी आंत कहते हैं। ये अनुप्रस्थ बड़ी आंत है और ये अवरोही बड़ी आंत है। ये सिग्माकार मलाशय है, ये मलद्वार है, जहां से शेष बचे हुए अपशिष्ट को हम शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकालने का काम करते हैं। अब आप बड़ी आंत को 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया है? सबसे पहले तो अंधनाल, नंबर 1, क्या नाम है? अंधनाल। नंबर 2 पर है आपका अंधनाल के बाद में नंबर 2 का है जिसको हम बृहदांत्र कहते हैं। बृहदांत्र नंबर 3 जिसको हम कहते हैं मलाशय। अब मैं आपको इन तीनों भागों के बारे में बताऊंगा, अंधनाल और मलाशय। सबसे पहला हमारा आ गया है, सबसे पहले अपन लिखेंगे अंधनाल। अंधनाल के बारे में देखिए। अंधनाल को देखिए, यह भाग क्षुद्रांश से जुड़ा होता है। यह भाग क्षुद्रांश से जुड़ा होता है, अर्थात छोटी आंत से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ भाग होता है? छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। यह छोटी आंत से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण करता है, जिसमें छोटी आंत से आने वाले पाचित रस का अवशोषण होता है। पाचित रस का क्या होता है? अवशोषण होता है, और शेष बचे अपशिष्ट को बृहदांत्र करता है। शेष बचे अपशिष्ट को बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र में भेज दिया
जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? शेष बचे को बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अंधनाल के प्रथम भाग जो क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ होता है, अंधनाल का जो ये प्रथम भाग जो क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ होता है, थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबी नलिका के रूप में रहता है, जिसको हम क्रमिक परिशिष्ट कहते हैं। ये अंधनाल नीचे की ओर देखो 4-5 सेंटीमीटर है। कितना होता है अंधनाल? 4-5 सेंटीमीटर। 4-5 सेंटीमीटर का होता है ये अंदर की तरफ जुड़ा हुआ ये क्रमिक रूपी क्या होता है? क्रमिक रूपी परिशिष्ट का होता है, भेद रहता है। अंधनाल के पास 4-5 सेंटीमीटर लंबा क्रमिक रूपी परिशेषिका पाई जाती है। क्रमिक रूपी परिशेषिका पाई जाती है। अब आ गया इसके बाद में बृहदान्त्र। अंधनाल को एक बार आप फिर रिपीट करके देख लें। ये हमारा क्षुद्रांत से जुड़ा होता है। ये देखो क्षुद्रांत यहां करके अंधनाल से जुड़ा, जिसमें छोटी आंत से आने वाले पचित रस का अवशोषण होता है, इसमें छोटी आंत से आने वाले पचित भोजन का अवशोषण होता है। शेष बचे अपशिष्ट को बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। यहां से अपशिष्ट को बृहदान्त्र बड़ी आंत में जाने लगे। ये यहां शुरू होती है आरोही बृहदान्त्र, ये अनुप्रस्थ बृहदान्त्र है, ये अवरोही बृहदान्त्र। अब आपने देख लिया होगा कि पाचित रस का अवशोषण होता है, शेष बचे अपशिष्ट को बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अंधनाल के पास 4-5 सेंटीमीटर ये अंदर की तरफ को छुपा हुआ, ये क्रमिक रूपी परिशेषिका है, जिसको हम हमारे अवशेषांग के रूप में जानते हैं। आपसे कहा जाए कि मनुष्य में पाए जाने वाले 4 अवशेषांगों के नाम लिखिए, तो पहला आपका क्रमिक रूपी परिशेषिका, दूसरी हमारी भौहें, तीसरी हमारी आंख के अंदर पाई जाते वाला निमेषिक पटल, और चौथा अक्कलदाढ़। ये हमारे 4 क्या है? अवशेषांग होते हैं, जो हमारे पूर्वजों से लगातार हमारे चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो रहे। क्रमिक रूपी परिशेषिका पाई जाती है। अब इसके बाद में आ गया आपका बृहदान्त्र। नेक्स्ट बार क्या आ गया आपका? बृहदान्त्र। बृहदान्त्र बृहदान्त्र में देखिए, आहार नाल में बड़ी आंत का अंधात्र के आगे वाला भाग बृहदान्त्र। अंधनाल से आगे वाला भाग बृहदान्त्र कहलाता है। अंधनाल से आगे वाला भाग क्या कहलाता है? बृहदान्त्र कहलाता है। यह उल्टे यू के आकार का लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है। यह उल्टे यू की आकृति का, उल्टे यू की आकृति का लगभग 1.3 मीटर लंबाई वाला भाग होता है। कितना लंबा होता है? 1.3। मैंने 1.5 मीटर के समथिंग आपको इसकी लंबाई बताई है। तो 1.3 मीटर के लगभग नलिका होती है, और ये 4 भागों में बटा हुआ रहता है। बृहदान्त्र, बृहदान्त्र को
4 भागों में बांटा गया। बृहदान्त्र कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 आरोही बृहदान्त्र, ये शुरू हो रहा है आरोही बृहदान्त्र। अनुप्रस्थ बृहदान्त्र, अवरोही बृहदान्त्र, सिग्माकार मलय 1, 2, 3 और ये 4 भाग हो गए। देखिए कौन कौन से हो गए। तो सबसे पहले था आरोही बृहदान्त्र, ये तो हो गई आरोही बृहदान्त्र। आरोही बृहदान्त्र के अंदर क्या होता है, देखिए करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नली, यह है करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका। लगभग कितने सेंटीमीटर लंबी? 15 सेंटीमीटर। नंबर 2 जिसको हम कह रहे हैं अनुप्रस्थ बृहदान्त्र, ये हो गई अनुप्रस्थ बृहदान्त्र। अनुप्रस्थ बृहदान्त्र में देखिए करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका, यह है करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। कितनी लंबी होती है? ये 15 सेंटीमीटर हो गई, ये हो गई लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी, जिसको हम अनुप्रस्थ बृहदान्त्र कहते हैं। अब आगे देखिए, ये हो गई 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में अवरोही बृहदान्त्र करीब 25 सेंटीमीटर ये होती है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर। नंबर 3 इसको हम कहते हैं अवरोही बृहदान्त्र। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। लगभग कितनी लंबी नलिका होती है? 20 सेंटीमीटर लंबी। और सिग्माकार बृहदान्त्र करीब 40 सेंटीमीटर नलिका। और नंबर 4 सिग्माकार, आपको दिखाई दे रहा होगा सिग्माकार बृहदान्त्र इकट्ठा है। सिग्माकार बृहदान्त्र के पास में आपको मलाशय दिख जाएगा। ये हमारा रेक्टम भाग होता है, ये लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है। और उससे पहले ये जो सिग्माकार मुड़ी हुई है, यहां से और यहां तक की जो आकृति है, ये लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है लगभग। तो इसको कहते हैं सिग्माकार बृहदान्त्र। यह लगभग 40 सेंटीमीटर लंबाई की नलिका होती है। लगभग कितनी लंबी नलिका होती है? लगभग ये 40 सेंटीमीटर लंबाई की नलिका। अब आपको बृहदान्त्र के बारे में मैं पूरा बता चुका। देखिएगा एक बार और, ये आपकी बृहदान्त्र है। अंधनाल के पास से ये छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। यहां से अंधनाल का ये जो आरोही सिरा है, ये 15 सेंटीमीटर का होता है। अनुप्रस्थ बृहदान्त्र होती है, ये लगभग 50 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद में अवरोही जो बृहदान्त्र होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें सिग्माकार बृहदान्त्र, जिसको बृहदान्त्र बोलते हैं, ये लगभग 40 सेंटीमीटर का टुकड़ा होता है।
जो सिग्मा आकृति में यूं जुड़ा रहता है, इसलिए इसको सिग्माकार कहा, सिग्मा की आकृति का कहा, इसलिए ये इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। और उसके जस्ट नीचे 20 सेंटीमीटर का हमारा रेक्टम पाया जाता है, इसको मलाशय कहते हैं। ये एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें पचित भोजन शेष अपशिष्ट के रूप में यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है और मल द्वार द्वारा समय समय पर क्रमाकुंचन की गति के द्वारा बाहर शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। मैं आपको बढ़ियान के बारे में बता रहा हूं। अंदर आगे वाला भाग बृहदात्र कहलाता है। ये उल्टे यू की आकृति का होता है। कैसा होता है? उल्टे यू की आकृति का होता है। लगभग कितना? 1.3 मीटर लगभग। इसको 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? नंबर 1 आरोही बृहदात्र करीब 15 सेंटीमीटर लगभग। अनुप्रस्थ बृहदात्र करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका और अवरोही लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका और सिग्माकार ये लगभग 40 सेंटीमीटर नलिका होती है। और आज का आपका टॉपिक मैं आज यहीं खत्म करना चाहूंगा। कल आपका मैं रेक्टम प्रारंभ करूंगा। रेक्टम के बाद आपकी पाचन ग्रंथियां आ जाएंगी और पाचन ग्रंथियां तीनों प्रकार की आ जाएंगी। कर्णपूर्ण, अधोचम, अधोजिह्वा, तीन ग्रंथियां।